रिलायंस जियो ने कैसे पूरे भारत में लाया इंटरनेट रिवॉल्यूशन, यह तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब 5G सर्विस में जियो का प्लान 700 क्या है और कैसे स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर और कुछ यूनिक स्ट्रैटेजीज की मदद से जियो एक बार फिर से फोड़ने वाला है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. दोस्तों, भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 5G को रोल आउट करना शुरू नहीं किया गया है। इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं वो है इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो। असल में जियो ने बाकी 3 पार्टिसिपेंट यानी कि एयरटेल, वीआई और अडानी के मुकाबले में सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदा है। वहीं इस मामले में एयरटेल दूसरे और वीआई तीसरे नंबर पर रहे। अब यहाँ एक चीज बहुत चौंकाने वाली है कि रिलायंस जियो ने जिस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस स्पेक्ट्रम को दूसरी किसी कंपनी ने खरीदा तक नहीं। असल में 700 मेगाहर्ट्ज एक ऐसा बैंड है जिसको जियो ने अकेले ही एक्वायर किया है, जबकि इसके लिए बाकी के पार्टिसिपेंट में से किसी ने बिडिंग तक नहीं की थी। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि जियो ने सिर्फ 700 मेगाहर्ट्ज को ही खरीदा है, बल्कि इसके साथ ही उसने 800, 1800 और 3300 मेगाहर्ट्ज को भी एक्वायर किया है। और इस पूरे ऑक्शन में कंपनी ने सबसे ज्यादा करीब 88,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर जियो का 700 मेगाहर्ट्ज का प्लान क्या है? क्यों जिस बैंड को किसी दूसरे टेलीकॉम कंपनी ने खरीदा तक नहीं, उसे जियो ने सबसे पहले एक्वायर किया? एक्चुअली इस सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले हमें बैंड के बेसिक्स को समझना होगा। तो दोस्तों, सिंपली आप यह समझ लीजिए कि जितना ज्यादा मेगाहर्ट्ज का बैंड होगा उसकी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन कवरेज के मामले में मेगाहर्ट्ज बढ़ने के साथ ही फ्रीक्वेंसी भी लो होती चली जाएगी। मतलब कि 700 मेगाहर्ट्ज की स्पीड शायद थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसके सिग्नल्स को ज्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है। वहीं बढ़ते हुए क्रम में 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जियो ने ज्यादा कवरेज के लिए सबसे ज्यादा 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम को खरीदा है, जिसकी सहायता से ये बाकी कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा जल्दी लोगों तक पहुँच जाएगा। और ऐसा करके इस कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। दरअसल 700 मेगाहर्ट्ज एक टावर से दूसरे टावर तक लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, यानी कि इस बैंड को यूज करते हुए बहुत पास टावर लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि रिलायंस जियो को काफी फायदा होगा, क्योंकि वो कम से कम टावर की मदद से काफी बड़े एरिया तक अपनी 5G सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। वहीं जियो के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो उन्होंने टोटल 19.8 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है, जिसमें 900, 1800, 2100 और 3300 मेगाहर्ट्ज जैसे बैंड शामिल हैं। और इस पूरे ऑक्शन में कंपनी ने करीब 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद अब नेटवर्क लॉन्चिंग की काफी चर्चा हो रही है। असल में रिलायंस जियो ने भारत के अंदर 5G मोबाइल नेटवर्क की टेस्टिंग कामयाबी के साथ पूरी कर ली है और वो 1 Gbps से भी ज्यादा स्पीड हासिल करने में कामयाब रहे हैं। और अब जल्द ही अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों की तरह भारत के लोगों को भी 5G टेक्नोलॉजी से 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की फैसिलिटी मिल पाएगी। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जियो ने 5G के लिए भी इंडिया में अपने 4G नेटवर्क के जैसे सस्ती सर्विस देने का वादा किया है। साथ ही कंज्यूमर्स को हाई स्पीड क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए रिलायंस जियो ने स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है, जो कि इनके सर्विस को दूसरों से और बेहतर बनाएगा। अब आपके मन में यह सवाल तो चल ही रहा होगा कि आखिर स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी है क्या? तो फिर चलिए इस सवाल का भी जवाब आपको दिए ही चलते हैं। असल में 5G नेटवर्क 2 मोड में ब्रॉडकास्ट होते हैं, जिसमें पहला है स्टैंड अलोन मोड और दूसरा है नॉन स्टैंड अलोन मोड। अब अगर हम 5G स्टैंड अलोन मोड को समझने की कोशिश करें तो इसके लिए 5G स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। मतलब कि अगर रिलायंस जियो अपनी 5G सर्विस के लिए स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर की मदद से ब्रॉडकास्ट करेगा तो फिर उसके लिए उन्हें स्पेशली एक बेस स्टेशन और रेडियो एंटीना बनाना पड़ेगा। वहीं अगर हम नॉन स्टैंड अलोन की बात करें तो इसमें 5G सर्विस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए 5G एंटीना को लगाकर पुराने 4G बेस स्टेशन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन स्टैंड अलोन से सर्विस प्रोवाइड करने में काफी कम कॉस्ट आता है, और क्योंकि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बिल्ड नहीं किया जाता तो इसमें काफी कम समय के अंदर 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। अब इस तरह देखने में तो नॉन स्टैंड अलोन 5G काफी फायदेमंद लगता है, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि जियो ने 5G स्टैंड अलोन मोड के साथ जाने का क्यों प्लान बनाया।
असल में इसके पीछे की वजह यह है कि स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर की मदद से रिलायंस जियो की सर्विसेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगी, जिससे कटिंग एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग और मेटावर्स जैसे फायदे मिलेंगे। और यही वजह है कि ये टेलीकॉम कंपनी सिर्फ 4G आर्किटेक्चर पर डिपेंडेंट न होकर दोबारा से एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का प्लान बना रही है। इवन रिलायंस जियो ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का बजट भी सेट किया है। हालांकि इस समय पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फिलहाल नॉन स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर का ही इस्तेमाल कर रही हैं और 4G बेस स्टेशन पर 5G रेडियो सिग्नल्स को डिलीवर कर रही हैं। ऐसे में जियो अगर चाहता तो वो भी सिर्फ नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के साथ जाने को चुन सकता था, लेकिन फिर उसमें कंज्यूमर्स को रियल 5G वाली क्वालिटी या स्पीड नहीं मिल पाती, और यही सोचकर जियो ने ज्यादातर स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर के साथ जाने को चुना है। और दोस्तों, इस तरह से जियो के इस स्टेप से भारत स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का 6वां देश बन जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी 5 देशों में 7 टेलीकॉम कंपनीज ही ऐसी हैं जो कि स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि अमेरिका में T-Mobile इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, चीन में चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चीन यूनिकॉम इस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, हांगकांग, साउथ अफ्रीका और कोलंबिया में भी कुछ टेलीकॉम कंपनियां स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर का यूज शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों, जियो अपनी 5G टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने के प्लान पर काम कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने इंडिजिनस 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क तैयार किया है, जो कि अल्ट्रा हाई स्पीड आउटपुट देने के लिए परफेक्ट तरीके से काम करता है। और इस प्रोडक्ट की अमेरिका में टेस्टिंग भी की गई है, जिसमें कि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल साबित हुआ है। यानी कि कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जहां हर कंपनी अपनी सर्विस जल्द से जल्द कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश में है। हालांकि फिलहाल इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास 5G को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन है। ऐसे में 5G नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या फिलहाल कुछ समय तक कम ही रहने वाली है, जिसका सीधा मतलब यह है कि कंपनियों को एक बड़ा 5G कंज्यूमर बेस तैयार करने के लिए कुछ सालों का समय लग सकता है। लेकिन रिलायंस जियो ने इस प्रॉब्लम का हल निकालने पर भी काम शुरू कर दिया है, जहां वो गूगल के साथ मिलकर एक बेहद सस्ता और अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन तैयार कर रहे हैं। अब क्योंकि इंडिया में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और उन्हें हमेशा एक अफोर्डेबल सोल्यूशन की तलाश रहती है, ऐसे में जियो का ये अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान वाकई में सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर जियो ने जैसा प्लान किया है सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ तो फिर नो डाउट 4G की तरह ही 5G में भी हम जियो को ही डोमिनेट करते हुए देखने वाले हैं। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।